तो ऐसी कविता की रचना वो करने में सक्षम होते हैं। इसको हम एक सृजनात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। कवि की निजी वर्कशॉप में, कार्यशाला में एक रचना प्रक्रिया चलती है जिनका इन बच्चों के पास नितांत अभाव है। तो इस पर थोड़ा सा आप, प्रेरणा स्रोत की बात आई, उसके बाद फिर आपने उस पर काम शुरू किया, शब्दों का चयन किया, फिक्रों में ताजगी, फिक्र जो ताजगी भरी और उनको जो वाक्य विन्यास में ढाल दिया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शुरू में बच्चों को थोड़ा किसी धुन की नकल करके गाते हुए कुछ लिखना चाहिए। इस पर सर दो शब्द जरूर बच्चों को। बिल्कुल आपने सही कहा। वास्तव में जो वर्कशॉप बताया कि हर कवि के भीतर, लेखक के भीतर होती है, उसी में वो टकसाल में सिक्कों को घटा जाता है, ऐसा ही है। क्योंकि अब भी मैं जो लिखता हूँ, हालांकि 9 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 2-3 का मैटर भी पड़ा है, इवन देन अब भी मैं जब लिखता हूँ तो शुरू में तो वो रॉ मटेरियल ही होता है, कच्चा माल ही होता है, और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़ना पड़ता है और उनको फिनिश करना पड़ता है। नहीं, यहाँ तो ये कमी है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं पन्ना ढाई को भी अब जब पढ़ता हूँ ना, तो मुझे अनेक कुछ जगह लगता है, अरे नहीं, यहाँ तो इस पंक्ति में तो ये होना चाहिए था। और मेरे पास एक प्रति रखी है, जहाँ जो चेंज होना चाहिए मैं वहाँ वो नोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज से 10 साल 12 साल पहले लिखी थी अगर, तो इस 10-12 साल में तो गंगा में बहुत पानी बह गया। यानी और जो अनुभव हुआ है लिखने का, और जो विचारशीलता बढ़ी है, चिंतन बढ़ा है, परिपक्वता बढ़ी है, तो उसके आधार पे अब मुझे जब उसको पढ़ता हूँ तो बहुत जगह लिखता है। और ये लगता है कि जब इसका दूसरा संस्करण जब निकलेगा तो वो चेंजेस इसमें करवा के वो निकाला जाए। ये प्रोसेस तो हमेशा रहेगा। अमिताभ बच्चन को भी मैंने एक दिन सुना था, वो ये कह रहे थे कि मैं जब अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ जो मैंने जवानी के समय में की थी, तो मैं अपना माथा पीट लेता हूँ, अरे तूने खाक एक्टिंग कर रखी, ये तो कुछ भी नहीं कर रखा, यहाँ तो ऐसे करना चाहिए था, यहाँ तो ये एक्टिंग करता तो मैं कितनी अच्छी होती। यानी ये एक प्रोसेस होता है, और जो क्रिएटिव दिमाग होता है ना, मन होता है, लिखेगा तो वही ना जो क्रिएटिव है, और उसकी क्रिएटिविटी कभी बंद नहीं होती और समय के अनुसार बढ़ती जाती है। तो आप शुरुआत जब करते हैं, कोई इशू नहीं है, आप शुरू करिए, जो भी शब्द आपके पास आते हैं उनको कागज पे उतारिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि किसी गीत की लय पे छंदोबद्ध आप लिखना चाहते हैं, 2 ऑप्शन है, या तो हम छंद मुक्त लिखते हैं। छंद मुक्त में तो मैं अगर व्यक्तिगत अपनी राय जाहिर करूं तो मैं छंद मुक्त कविता के पक्ष में नहीं, मैं सही बताऊं, क्योंकि मुझे छंद मुक्त कविता उस ढंग से प्रभावित नहीं कर पाती। कोई कोई कविता तो होती है कि जिसमें एक बहाव होता है, एक रवानगी होती है, भले ही छंदबद्ध नहीं होती, कोई वाक्य बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन फिर भी एक, जैसे नदी बहती है ना प्लेन एरिया में, समतल मैदान में, वो उस तरीके से चलती है, रवानी होती है उसमें। लेकिन ज्यादातर जो छंदमुक्त कविताएं होती हैं वो होती हैं जैसे पहाड़ों में नदी बहती है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी फिर कोई पत्थर आ गया फिर उसके ऊपर से नीचे गिर गया, वो इतने उसमें हिचकोले लगते हैं कि वो कविता का आनंद नहीं दे पाते। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि कविता तो वही है जिसमें गेयता हो, जिसको गाया जा सके किसी धुन पे, किसी तरंग पे, क्योंकि वो कर्णप्रिय भी होती है, सुनने में आनंददायक भी होती है। आप खुद सोचो कि छंदमुक्त कविताएं अगर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ छंदमुक्त और छंदबद्ध की बात, क्योंकि छंदमुक्त कविता लिखना आसान है, मेरी सोच ये है। या तो मुझे छंदमुक्त कविता का पता नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ज्यादातर करते भी क्या है, जो बात लिखनी है वो गद्य की तरह लिखी और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए कहीं कहीं से। हालांकि ऐसी नहीं है, उसमें भी एक काव्यात्मकता होती है, लेकिन वो बहुत कम कवियों में, जो स्थापित कवि होते हैं वही कर पाते हैं, शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है। तो अच्छा रहेगा कि
कि आप छंदबद्ध कविता लिखने का प्रयास करें, और उसके लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई लय, कोई धुन आपके दिमाग में है, आप उसके आधार पे शब्दों को जोड़ना शुरू करें। फिनिशिंग उसके बाद हो जाएगी। कोई भी पॉपुलर धुन है आप उसको ले लीजिए और उसके आधार पे लिखना शुरू करें। जो जो अभ्यास होता जाएगा आपको अपने आप ही लिखने का आदत पड़ जाएगी और वो कविता उस रूप में आ जाएगी। तो ये बढ़िया आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। अभी जैसे सर उस बच्चे ने सवाल उठाया था, वो काफी संवेदनशील लगा मामले पर, उसने कुछ त्रासदीप वाक्यों का जिक्र किया। अब वो इसको संभाल नहीं पा रहा है, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो कवि या शायर दुख को ले तो लेते हैं पर उसको संभाल नहीं पाते, और फिर वो बहुत एक तरह के स्ट्रेस से, तनाव से गुजरते हैं, और रचना प्रक्रिया में उनको बाधाएं आने के साथ साथ, अपने शब्दों को दुरुस्त करने के साथ साथ रात भर चैन की नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इसके बारे में जैसे दुष्यंत कुमार का अगर हम जिक्र करें या शिव कुमार बटालवी का जिक्र करें, वो जवानी में ही चले गए। तो इसके पीछे अब इतनी परेशानी को लेना, रचना प्रक्रिया में शामिल होना, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो एक सफरिंग है, और उस सफरिंग से आदमी दुख को नहीं संभाल पाएगा तो गुजर जाएगा। और ऐसे भी साहित्यकार हैं जो 90+ जीते हैं सर, बड़े आराम से उनका चलता रहता है। और वो, अब मैं यही देखता हूँ कि हम ये लोग जिस चीज़ को देखते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सिर्फ उसी पर लिख सकते हैं। एक साहित्यकार होने के नाते अगर आपको किसी ने ये कह दिया आप पन्ना ढाई पे लिखिए, आपके सीनियर साथी ने कहा, तो आप उस पर लिख पाए। ज़्यादातर हमारे साथी नहीं लिख सकते, उस पर नहीं लिख पाते जो सब्जेक्ट उनको दिया जाए। तो इस जाल से कैसे बाहर निकला जाए? प्रदीप जी, वास्तव में जो रचना लिखना आपने बताया, जैसे उसका बच्चे का जिक्र किया, संवेदनशील है और रात रात भर नींद नहीं आती, जिसके भी मन में विचार घुमड़ने लग जाते हैं, या कोई घटना जब मन को उद्वेलित करती है, तो ये स्वाभाविक है। और ये जब मन उद्वेलित होने लगता है, मन में जब विचारों का घुमड़ना शुरू हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर एक लेखक जन्म लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जन्म लेगा, ये माएँ अच्छी तरीके से जानती हैं कि संतान जब पैदा होती है तो प्रसव पीड़ा को तो झेलना पड़ता है, और रचनाएं भी अपनी संतान से कम नहीं होती। तो रचनाएं भी जब पैदा होती हैं तो वो जो विचारों का घुमड़ना है, वो जो एक मन का उद्विग्न होना है, वो स्थिति तो झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना, विचारों के मंथन के बिना रचना का जन्म संभव नहीं है। और ये एक लक्षण है। शब्दों में जहाँ तक ढालने की बात है, वो जो विचारों का मंथन है, बस मैं उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि उसको आप, क्योंकि विचार जो आते हैं, विचार भी शब्दों में तो है ना कहीं ना कहीं, तो उसको बस शब्दों को आप कागज पे उतारना शुरू कर दें। अब ये आपने देखना है कि उसको आप किस तरीके से, क्योंकि जो कवि हृदय होता है उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं छंद में रवानगी में वो चीज़ें निकल के आगे लग जाती हैं। जो मन को दुखी करने वाली घटनाएं हैं, जो करुणा वाली घटनाएं हैं, कवि हृदय है तो वो करुणा रस के रूप में चीज़ें निकल के आएंगी। बाकी घटनाओं पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की घटना है, और हम हल्के फुल्के मूड में कभी किसी बात पे कोई लिखते हैं तो नेचुरली वो व्यंग्यात्मक या हास्य की तरफ वो निकल जाती है। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वो विचारों का पैदा होना है। विचार ही नहीं पैदा होगा तो रचना कहाँ से पैदा होगी? तो वो पहली शर्त है। जब आपके मन में विचार होने लगे, जब आपको बेचैनी होने लगे किसी घटना को देख के, किसी चीज़ को देख के अनेक विचार मन में आते हैं, तो बस उन्हीं को हमने कागज पे लेके आना है। शब्दों में जो विचार जिन शब्दों में भी आते हैं उनको उतारना शुरू कर दें। बाकी का काम फिर आपके जो वरिष्ठ हैं, वो जो तराशने का काम है, जो फिनिशिंग करने का काम है, वो फिर बाद की बात है। पहले एक बार कच्चा माल तो आए बाहर, कच्चा माल आ गया तो उसके बाद ही तो तैयार माल तो उसके बाद ही होएगा। बिल्कुल तो सही एक बार कहा। निकलना शुरू करें।
बिल्कुल सही कहा सर ने। और एक खास चीज़ और है कि किसी सीनियर साहित्यकार की या बने हुए कवि का सानिध्य अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा, और यही ज़रूरत भी है। अन्यथा आप शब्दों का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते। और अगर आप मंच पर हैं, मंचीय कविता में हैं, या आप मिलते रहते हैं, उर्दू शायरी में तो पूरी तरह से लोग लिखते हैं और इस्लाह लेते हैं, उस्ताद बनाते हैं, तब जाके कहीं वो परिपक्व गज़ल कह पाते हैं। और इसमें शब्द की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप मंच पर बोलते हुए या आपसी बातचीत में तो शब्द को ठीक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। एक्सप्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने शब्द लिख दिया और छपवा भी दिया जल्दबाजी में बगैर सलाह लिए, जिसका उन्होंने अपने पूर्व व्याख्यान में पुरजोर सिफारिश की है, तो होगा क्या कि जब आपका शब्द आपकी अनुपस्थिति में पढ़ा जाएगा, और जब अनुपस्थिति में पढ़ा जाएगा तो आपको डिफेंस कहीं से नहीं मिलेगा, कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा, आप वहाँ होंगे नहीं उस शब्द को डिफेंड करने के लिए। तो बेहतर है कि सबसे पहले आप एक अच्छे पाठक के तौर पे रहें। अभी सर मैं जो इसी कड़ी में सवाल रखना चाहता हूँ कि एक तरफ प्रिंट मीडिया है और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मंचीय कविता आजकल इस तरीके से मुखरित हो रही है और हर एक के पास पर्सनल स्क्रीन है, तो इसने प्रिंट मीडिया को किस हद तक नुकसान पहुंचा दिया है? आजकल क्योंकि सबको पता है, सबके हाथ में इस मोबाइल के रूप में पूरी दुनिया है, इसमें सब कुछ है, अच्छे से अच्छा इसमें है और बुरे से बुरा इसमें है। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है और साहित्य का सवाल है, तो साहित्य भी आप देखोगे सोशल मीडिया पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम जिसे कहेंगे, उसमें सब कुछ है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर हम केवल लिटरेचर की बात करें कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक तो हमारी पहुंच, फायदा उसका ये है क्या इजीली पहुंच है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जो भी हम छापते हैं वो इजीली प्रिंट करके और हम इस पे डाल देते हैं। आजकल ऑडियो बुक भी आने लगी और रिटर्न में भी इलेक्ट्रॉनिक, आप इस पे नेट पे सर्च करो, सब कुछ है, ठीक है ना, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसमें हमारा खर्चा भी कम आता है, पहुंच बहुत लोगों तक चली जाती है। बहुत सारे ऐप्स हैं इस तरह के जिस पे हम अपना डालने लग जाते हैं। लेकिन ये आभासी दुनिया है, मैं ये समझता हूँ। इसमें कुछ एक ना हमारे लिए दिक्कत भरा काम है। एक तो हम जब इस पे पढ़ते हैं, तकरीबन हम इस्तेमाल क्या करते हैं, छोटा स्क्रीन, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। छोटा स्क्रीन कितनी देर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो विश्लेषण हमने करना है साहित्य का पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो हमें दिक्कत भरा काम होता है। हमारे सामने पुस्तक है, हम उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें, कुछ उस पर हमने नोटिंग करनी है वो हम नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं हम किसी चीज़ को, ये इसमें दिक्कत आती है। और बार बार इसको ऑन करके और वो करना, वो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ रूपों में तो इसने नुकसान पहुँचाया है प्रिंट मीडिया को, लेकिन कुछ हद तक अच्छा भी है कि हमें 10 किताबें या 20 किताबें उठाने की बजाय एक मोबाइल जेब में है और पूरी की पूरी लाइब्रेरी, पूरी किताबें हम जहाँ भी चाहें उसको खोल के उसमें पढ़ सकते हैं, लिटरेचर को निकाल के रख सकते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया की तरफ आजकल थोड़ा सा रुझान लोगों का कम हो गया है, क्योंकि इसके प्रचलन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचलन ज़्यादा है, तो उसमें दिक्कत भरा काम जरूर है। जहाँ किताबों के अपने कुछ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान। तो ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इसने इसको नुकसान पहुँचाया, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सही है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो डेफिनेटली इसके भी कुछ अपने नुकसान, कुछ अपने फायदे अपने। हमारे जो दर्शक दीर्घा में आपसे कविता के बारे में और कविता रचना के बारे में तो बड़ी लागत से उन्होंने सुना है सर, लेकिन इनमें जिज्ञासा स्वतः ही जाग जाती है कि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में लेखन के अलावा और किन क्षेत्र में काम किया? लेखन का, कवि का
संबंध ज़्यादातर तो हम ये मानते हैं कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे है, क्योंकि मैं जींद में भी देखूं तो जितने भी लेखक और साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो 90% से ज़्यादा एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अब मैं याद करूँ तो सिर्फ मेरे अलावा 2 और हैं जो एजुकेशन से, टीचिंग से नहीं जुड़े हुए, किन्हीं अन्य विभागों में काम करते हैं। रिपुराम श्रीयुत्सु जी होते थे, वो भी एजुकेशन से नहीं थे, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। पोस्ट ऑफिस में लोग कहते हैं एजुकेशन भी तो हमारी टाइम में थी सर। हाँ, एजुकेशन भी टाइम थी, ठीक है। तो क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक उससे हो, किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने वाला भी लिख सकता है या कवि हो सकता है। पहले तो होते ही नहीं थे, अपने पुराने सांगी जितने होते थे असल में तो अनपढ़ ही होते थे, कोई पढ़े लिखे ही नहीं होते थे, और नौकरियां थी कहाँ। वो अगर सांग करते थे तो सांग ही करते थे, लेकिन वो कवि होते थे, और इतने अच्छे कवि होते थे। आज पता नहीं कितने लोग तो उनकी कविताओं को पढ़ के कवि बन गए हैं, या उनकी कविताओं में कितने लोग PhD करके डॉक्टरेट करके नौकरियां प्रोफेसर लगे हुए हैं। तो किसी भी क्षेत्र में हो, आदमी के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए कविता लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए। तो मेरा क्षेत्र भी टीचिंग ना होकर के, वास्तव में तो मैं स्वास्थ्य विभाग में सेवा करता था जहाँ तक जॉब की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ था, लेकिन टीचिंग मेरी हॉबी रही। मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि मैंने BA BEd MA BEd किया है और लॉ भी किया है। आजकल ये कह जाता है कि जॉब बाई चॉइस नहीं मिलता, जॉब बाई चांस मिलता। तो मुझे भी बाई चांस, सर वो विद्यालय के प्रोफेसर ही है। हाँ जी, नहीं है। तो जो तो वहाँ किया। इसके अलावा जो मेरा काम रहा वो कुछ सोशल संगठनों में भी रहा, ऑर्गेनाइजेशंस में। मैंने गांव में कुछ समय टीचिंग का भी काम किया है, और सोशल सर्विस के तौर पे बुजुर्गों को पढ़ाने का ये साक्षरता अभियान आपने अगर कभी सुना हो, चला था पिछले कुछ सालों पहले, तो काफ़ी चला था गाँव में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत। उससे पहले जब वो शुरू हुआ था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसके शुरू होने से पहले वो रोहतक से शुरू हुआ था। मिस्टर राजेंद्र चौधरी और यूनिवर्सिटी में होते थे डॉक्टर, मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा अभी, तो उन्होंने रोहतक में शुरू किया था, इसकी शुरुआत की थी। लेकिन उससे पहले जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें मैं गया था, मुझे बुलाया था। उससे पहले मैंने अपने गाँव में 22 क्लासें शुरू कर रखी थी बुजुर्गों को पढ़ाने की। गांव में आप जैसे लड़के और लड़कियां थी जो बुजुर्ग अनपढ़ होकर जो स्कूल में नहीं पढ़ पाए थे, उनको कायदा पढ़ाना, नाम लिखना और अक्षर ज्ञान देने का काम वो शुरू कर रखा था।